प्यारे बच्चों, मैं के आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। 19 जून 2022 को जो एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2021 का पेपर आपने दिया, मुझे खुशी है बताते हुए कि उस प्रश्न पत्र के लगभग 85 प्रश्न ऐसे थे जो कि आनंद सुपरटेंडेंट संस्थान की टेस्ट सीरीज से थे। इसी क्रम में मैं लगभग 60 प्रश्नों के प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत कर चुका हूँ। उसी सीरीज को आगे बढ़ाता हूँ मैं, और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। अब देखिए, ये प्रश्न आपने देखा होगा पेपर में कि उपभोक्ता अपने हिसाब से कीमत तय करते हैं, जिसे व्यवसाय स्वीकार या अस्वीकार करता है, उस मॉडल को क्या कहा जाता है। बेसिकली ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल से संबंधित प्रश्न था और इसका आंसर आपको पता ही है, कंज्यूमर टू बिजनेस। अब ये प्रश्न आपको कहाँ देखने को मिलेगा, आप चलिए मेरे साथ एमपीपीएससी 2021 टारगेटेड टेस्ट सीरीज पेपर नंबर 61 जो एफएलटी थे हमारा 61, उस पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 81। और क्वेश्चन नंबर 81 को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि ई कॉमर्स के अंतर्गत वह कौन सा बिजनेस मॉडल है जिसमें कंपनी उपभोक्ताओं से सर्विस या प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर C2B है, कंज्यूमर टू बिजनेस। ठीक, और इसकी व्याख्या जैसे आप पढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर C2 बिजनेस मॉडल स्पष्ट होता है, और इस प्रश्न के डिटेल से आप ये जो एमपीपीएससी का प्रश्न पत्र था उसमें क्वेश्चन नंबर जो 61 है इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो होपफुली आपने किया भी होगा। अगला प्रश्न है 62। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इसको लेकर काफ़ी समस्याएं रही है हालांकि सॉल्यूशन में, परंतु ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा मैराथन सेशन पेपर नंबर 91। मैराथन सेशन में पेपर नंबर 91 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 4502, अगर आप इस पे जाते हैं तो आपको यह जानकारी मिलेगी कि 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और 22 जनवरी 1947 को यह पारित किया गया। संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया। संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है, इसी तरह से टॉपिक वाइज टेस्ट नंबर 31 का क्वेश्चन नंबर 22 इस प्रश्न पर प्रकाश डालता है। इसी तरह से टॉपिक वाइज टेस्ट नंबर 31 का क्वेश्चन नंबर 24 और उसकी डिटेलिंग अगर आप देखते हैं तो आपको इस प्रश्न के उत्तर की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। इसी तरह से टॉपिक वाइज टेस्ट नंबर 31 का क्वेश्चन नंबर है 38। यह भी प्रश्न और इसका डिटेलिंग जो है वह आपको इस प्रश्न के उत्तर की तरफ लेके जाएगा। इसी तरह से टॉपिक वाइज टेस्ट नंबर 31 का जो क्वेश्चन नंबर 46 है और इसकी जो डिटेलिंग है, यह अगर आप देखते हैं तो इस दिए गए प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि इसी एक प्रश्न को सॉल्व करने के लिए इससे मिलते जुलते लगभग 4 प्रश्न ऐसे थे जिसको पढ़ के आप आंसर कर सकते हैं। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि इस चारों प्रश्नों के किसी भी आंसर में यह नहीं बताया गया है कि ये कौन से नंबर की बैठक थी संविधान सभा की, परंतु यह अवश्य बताया गया है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया और कब पारित किया गया, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर इसका मोटा मोटा अंदाज है तो आप इस प्रश्न का उत्तर सही कर सकते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। अब ये जो प्रश्न है ये अनुच्छेद 108 से संबंधित है। क्या ये प्रश्न हमारी टेस्ट सीरीज में था? उत्तर है हाँ। आप चलिए मैराथन सेशन नंबर 83 की तरफ, और मैराथन सेशन पेपर नंबर 83 में अगर आप क्वेश्चन नंबर 1437 देखेंगे 1437 देखेंगे तो यहाँ पर एक प्रश्न फ्रेम किया गया था, भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक कहाँ हुई। आपको पता ही है इसका आंसर, परंतु इसकी डिटेलिंग पे जब आप जाते हैं, प्रथम संयुक्त बैठक लोकसभा और राज्यसभा की किस मुद्दे पर हुई थी, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। हाँ जी, आंसर क्या है? ए, दहेज उन्मूलन अधिनियम विधेयक के संदर्भ में। सही बात है। भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान 108 के अनुसार है, 108 में है, और संयुक्त बैठक 1959 में हुई थी। ठीक है, दूसरा जो संयुक्त बैठक हुई थी वो बैंक सेवा आयोग निरसन बिल 1977 को पारित करने के लिए हुई थी 1978 में। तीसरी संयुक्त बैठक जो हुई थी वह 26 मार्च 2002 को आतंकवाद निरोधी विधेयक 2002 के संदर्भ में आयोजित की गई थी। 3 संयुक्त बैठक हुई है अभी तक। तो इसमें अनुच्छेद 108 का उल्लेख किया गया है, और अनुच्छेद 108 का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि जब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है तब यहाँ पर राष्ट्रपति के आशय की आवश्यकता पड़ती है। तो राष्ट्रपति के आशय की साथ में या उनके कंसर्न के साथ ही अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संयुक्त बैठक का प्रावधान है।
प्रथम संयुक्त बैठक दहेज निरोधक अधिनियम 1959 के लिए लाई गई थी या बुलाई गई थी। दूसरी संयुक्त बैठक जी थी वो बैंक सेवा आयोग निरसन बिल 1977 के लिए बुलाई गई थी। वहीं तृतीय संयुक्त बैठक 26 मार्च 2002 को आतंकवाद निरोधक विधेयक 2002 के लिए बुलाई गई थी। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर आप बना सकते हैं। इसी तरह से मैराथन सेशन में पेपर नंबर 94 पे आप जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 4661 पर अगर जाते हैं तो यहाँ पर आपको फिर से आर्टिकल 108 पर डिटेल जानकारी मिलती है और यहाँ पर राष्ट्रपति के आदेश से राष्ट्रपति के कंसर्न के साथ संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान किया गया है। निम्नलिखित में से किस संदर्भ में संयुक्त बैठक का प्रावधान लागू किया जा सकता है? संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वह धन विधेयक के संदर्भ में नहीं आ सकता, संविधान संशोधन के लिए नहीं आ सकता, साधारण विधेयक के लिए आ सकता है। बस बिल्कुल सही बात है, आंसर है सी। इसी तरह से अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। मालव संवत इस नाम से भी जाना जाता है। आंसर आपको पता है कि यह कृत संवत। क्या ये प्रश्न हमारी टेस्ट सीरीज से था? आइए देखते हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट नंबर 3 प्राचीन भारतीय इतिहास। इसमें अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखिए 86। क्वेश्चन नंबर 86 में संवत या फिर कहें कैलेंडर से संबंधित एक प्रश्न था और उसी प्रश्न की व्याख्या अगर आप देखेंगे, गौर करिएगा, विक्रम संवत के बारे में है। विक्रम संवत का आरंभ 58 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है, अब जो मुद्दा है वो क्या है कि ये जो विक्रम संवत है इसी को कालांतर में मालव संवत या कृत संवत कहा गया है। क्या कहा गया है? मालव संवत या कृत संवत कहा गया है। तो विक्रम संवत के बारे में हमें ये जानकारी मिलती है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मालव संवत को किस अन्य नाम से जाना जाता है? आंसर है कृत संवत। और यही लाइन या यही जानकारी आपको टॉपिक वाइज टेस्ट नंबर 3 में प्राचीन भारतीय इतिहास में देखने को मिलती है क्वेश्चन नंबर 86 की व्याख्या के अंतर्गत। यानी कि इस प्रश्न को सॉल्व करके आप एमपीपीएससी के पेपर में आए उस प्रश्न को सॉल्व कर सकते थे। प्रश्न क्रमांक 65 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में असत्य है? आप सभी जानते हैं कि असत्य कथन यहाँ पर सी और डी दोनों ही है, परंतु क्या ये प्रश्न आप एमपीपीएससी के लिए प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो टेस्ट सीरीज जारी की गई थी उससे कर सकते हैं? आइए देखते हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट क्रमांक 11 मध्य प्रदेश का इतिहास। पेपर दो तरह के बने, एफएलटी बने, टॉपिक वाइज बने। तो इसमें मध्य प्रदेश के इतिहास के संदर्भ में जो पेपर नंबर 11 था उसका क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। स्वतंत्रता आंदोलनकारी भीमा नायक ने आदिवासियों का नेतृत्व किस जिले से किया? अभी तो हलवा प्रश्न आप लोगों के लिए। यह है बड़वानी। भीमा नायक ने सेंधवा बड़वानी में आदिवासियों का नेतृत्व किया। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रश्न आया था यहाँ पर भीमा नायक पर बात हुई थी, खाजा नायक और भीमा नायक। तो भीमा नायक के बारे में एक कथन आप यहाँ से ही कर सकते हैं। दूसरा कथन हम देखते हैं या दूसरा प्रश्न हम बढ़ते हैं। टॉपिक वाइज पेपर नंबर 11 और इसके अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ लिखा हुआ है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में नेतृत्वकर्ता एवं संबंधित क्षेत्रों के युग्मों में से कौन सा युग्म असुमेलित है, जो सही नहीं है? आंसर जो भी हो इसकी व्याख्या पाएंगे आप। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा शंकर शाह और उनका पुत्र रघुनाथ शाह, ये दोनों गढ़ मंडला से संबंधित थे और इन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया था। तो अगर ये दोनों जानकारी आपके पास है तो आप चलिए मेरे साथ इस प्रश्न की ओर। और दूसरा स्टेटमेंट देखिए, स्वतंत्रता सेनानी शंकर शाह गढ़ मंडला से संबंधित थे। यानी कि कथन 1 और 2 दोनों आप इन दोनों प्रश्नों के उत्तर से कर सकते हो। इस तरह से ये प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हो बच्चों, बहुत बढ़िया तरीके से। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक है 66। अब इसमें क्या दे रखा है? इसमें मध्य प्रदेश के साहित्यकारों और उनकी रचनाओं के बारे में जानकारी पूछी गई है। हरिशंकर प्रसाद, भवानी प्रसाद मिश्र, गजानन माधव मुक्तिबोध और केशव दास, इनकी रचनाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो क्या ये प्रश्न आपको मिल सकता है टेस्ट सीरीज से? आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम बढ़ते हैं टेस्ट सीरीज के अंतर्गत एमपीपीएससी प्रीलिम्स के पेपर नंबर 22 पे। ठीक, पेपर नंबर 22 में क्वेश्चन नंबर 63, रानी नागफनी की कहानी नामक रचना किसके रचनाकार है? रानी नागफनी की कहानी नामक रचना के रचनाकार कौन है? आंसर आपको पता ही है, हरिशंकर परसाई।
इसके साथ हरिशंकर परसाई की रचनाओं के नामों का उल्लेख भी हुआ है। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा, रानी नागफनी की कहानी का उल्लेख है यहाँ पर उपन्यासों में। अगला प्रश्न देखते हैं, पेपर नंबर 23 है ना, और क्वेश्चन नंबर 88। पेपर नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 88, भवानी प्रसाद मिश्र को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? भवानी प्रसाद मिश्र की किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 88 है, और यहाँ पर आंसर है बुनी हुई रस्सी। साथ ही साथ उनकी रचनाओं की विषय में भी जानकारी दी है, जैसे गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, गांधी पंचशती। ये दूसरा क्वेश्चन है जिससे आप उस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। इसके बाद में फिर से टेस्ट नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 90, नई कविता का आत्मसंघर्ष, ये रचना किसकी है? आंसर पता है आपको, गजानन माधव मुक्तिबोध। और इनकी अन्य रचनाओं में देखेंगे आप, कामायनी एक पुनर्विचार, दिनकर की उर्वशी, नई कविता का आत्मसंघर्ष, समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्यिक डायरी, एक साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, मुक्तिबोध की रचनाएं हो गई। इसी तरह से पेपर नंबर 23 में क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। ठीक, यहाँ पर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस रचना को मुक्तिबोध ने नहीं लिखा है? तो हमें क्या करना पड़ेगा, मुक्तिबोध की रचनाओं की तरफ चलना पड़ेगा। और जब हम मुक्तिबोध की रचनाओं की तरफ चलते हैं तो चांद का मुंह टेढ़ा है, बुरी बुरी खाक धूल, ये सारी रचनाएं आती हैं। मजेदार बात है कि यही जो रचना है वो आपको उस प्रश्न पत्र, उस पेपर में देखने को मिलती है जो कि आपने 19 जून 2022 को दिया था। आगे बढ़ते हैं, टेस्ट सीरीज का पेपर नंबर 23 और 23 पेपर में अगर आप देखेंगे केशव दास के बारे में एक प्रश्न फ्रेम किया था। क्वेश्चन नंबर 12, केशव द्वारा रचित वह रचना जो कि केशव दास ने महाराजा इंद्रजीत सिंह को समर्पित की थी, वो रचना आपको पता ही है, वो है कवि प्रिया। इनकी अन्य रचनाओं में कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, रत्न बावली। तो यहाँ पर कवि प्रिया और रसिक प्रिया आपके एमपीपीएससी के पेपर में पूछी गई है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 42, रसिक प्रिया नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? आपको पता ये है केशव दास। फिर से पेपर नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 76, जहांगीर जस चंद्रिका नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? आपको पता है, आंसर है केशव दास, और ये है केशव दास की रचना है। मैंने कम से कम 8 क्वेश्चन आपको दिखाए हैं जिनके माध्यम से आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस में आए हुए प्रश्नों को सॉल्व कर सकते थे। इन 8 में से अगर आपने कोई भी 1 या 2 भी क्वेश्चंस आपको याद रह गया कि ये प्रश्न का उत्तर ये था, तो आप वहाँ आंसर कर सकते थे। इस बात को समझ रहे हैं आप? तो ये 8 सोर्स मैंने बताए एक प्रश्न के लिए। इसी तरह से एक प्रश्न है, कार्बेट टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? जिम कार्बेट नेशनल पार्क आपको पता ही उत्तराखंड में है। आइए बढ़ते हैं, टारगेटेड टेस्ट सीरीज 2021 टेस्ट नंबर 58। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ किस वर्ष हुआ था? आप सभी जानते हैं प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ 1973 में किया गया था। अब ये भी बताया गया है कि यह जो सबसे पहले शुरू किया गया है उत्तराखंड के जिम कार्बेट में लागू किया गया था। उत्तराखंड के जिम कार्बेट नेशनल पार्क में लागू किया गया था। इस व्याख्या से आप उस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। एक दूसरा सोर्स बता देते हैं, टारगेटेड टेस्ट सीरीज 2021 टेस्ट नंबर 60। और यहाँ पर प्रश्न क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ किस वर्ष हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ 1973 में हुआ था, और शुरुआत कहाँ से हुई थी? जिम कार्बेट नेशनल पार्क से। यानी कि एमपीपीएससी के 19 जून 2022 के पेपर के लिए 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी आपके पास हैं जिससे आप वो प्रश्न सॉल्व कर सकते थे। विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय DMEO का गठन कब किया गया? प्रश्न यही था आपके सामने। आइए देखते हैं, टारगेटेड टेस्ट सीरीज टेस्ट नंबर 26। यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो प्रश्न बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नीति आयोग की शाखाएं हैं। इस प्रश्न के उत्तर को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा, विकास निगरानी और मूल्यांकन आयोग नीति आयोग से संबंधित एक ऑफिस है जिसका गठन सितंबर 2015 में किया गया था। सितंबर 2015 में किया गया था, ये प्रश्न का उत्तर है। तो अगर आप इस बात को जानते हैं कि सितंबर 2015 में किया गया था, तो इस पीएससी के इस प्रश्न पत्र का, पीएससी के इस प्रश्न पेपर का आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ सितंबर 2015 बताया गया था, यहाँ पर ये तारीख है 18 सितंबर 2015। तो आंसर आपको मिल जाएगा, है ना? सितंबर 2015 देखना है। ठीक।
क्वेश्चन नंबर 69, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन जुर्माना लगा सकता है? आंसर पता है, केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग ये कार्य कर सकते हैं। तो टारगेटेड टेस्ट सीरीज 2021 में टेस्ट नंबर 55 की तरफ चलते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के अनुसार जानबूझकर सूचना न देने या छुपाने पर दंड के प्रावधान किए गए हैं? आप सभी जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर है धारा 20। अब इस धारा 20 की डिटेलिंग देख लीजिए। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 राज्य सूचना आयोग व केंद्रीय सूचना आयोग को यह शक्ति देती है कि वह किसी सक्षम प्राधिकारी को सूचना छुपाने या समुचित कारणों के न होने पर भी सूचना उपलब्ध न करवाने पर दंडित कर सके। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, FLT 55 के क्वेश्चन नंबर 13 से आप MPPSC प्री के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70। सर्टोली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती है? आंसर तो अब आपको पता ही है। क्या ये टेस्ट सीरीज में था? उत्तर है हाँ। टारगेटेड टेस्ट सीरीज 2021 टेस्ट नंबर 53 का क्वेश्चन नंबर 81, मानव शरीर के किस भाग में सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है? मजेदार बात है कि 11th क्लास की NCERT में भी ये प्रश्न बायोलॉजी में दे रखा है। NCERT के जो क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं उनमें से क्वेश्चन ये है। 11वीं क्लास की NCERT बायोलॉजी उठाइए और वहाँ पर साइटोलॉजी या कोशिका वाला जो चैप्टर है उसको उठाइए, आपको ये प्रश्न मिल जाएगा। तो आंसर मिलेगा प्रश्न में और यही जानकारी आपके सामने। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आनंद सुपर 100 को और करें अपने MPPSC एंड गवर्नमेंट एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।